हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ईश्वरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशील यादव आपको सबसे पहले आज बताऊंगा कि यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में विभिन्न इंट्रोडक्टिव पार्ट बताऊंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्टिव पार्ट में इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, सदस्यता कैसे ले सकता है कोई भी राष्ट्र, उसका निलंबन किस प्रकार किया जा सकता है, निष्कासन किस प्रकार किया जा सकता है, और यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि यूएनओ का बजट के बारे में हम बात करेंगे। यूएनओ के बजट से अपना मतलब यह है कि यूएनओ के जितने भी खर्चे होते हैं, इसके विभिन्न जो अंग हैं, उनके जितने भी फाइनेंशियल नीड होती है वो किस प्रकार पूरी की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि यूएनओ का जो चार्टर है, चार्टर मतलब एक तरह से यूएनओ जब बना तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तो उस संविधान में किस प्रकार से चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। तो ये तभी संभव है जब यूएनओ के चार्टर या उसके संविधान में कुछ चेंजेस किए जाएं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूएनओ के विभिन्न अंगों के बारे में। विभिन्न अंगों में हम बात करें तो महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, सचिवालय हो गया, और इसके अलावा हम बात करें न्यास परिषद हो गई। ठीक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सामाजिक व आर्थिक परिषद हो गई, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूएनओ की महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी है, ये ब्रीफली देखेंगे हम। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें तो सबसे पहले हम यूएनओ के बैकग्राउंड की अगर बात करें कि यूएनओ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसमें देखेंगे कि 1914 से 1918 के बीच में हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और ये 1919 की वर्साई की संधि से इसको समाप्त किया गया। ठीक है, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए और विभिन्न देशों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की घोषणा की कि उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, और इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? जेनेवा में। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये फेल हो गया। इसके फेल होने का मुख्य रीजन ये था कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया था, अलग अलग देशों के मध्य कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया था, इस कारण से ये फेल हो गया ये संस्था। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर, फिर रशिया के ऊपर, फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, तो इसकी वैधता या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लीग ऑफ नेशंस का ज़्यादा कोई महत्व नहीं रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और 1939 से 1945 के मध्य, तो उस टाइम में यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट थे। ठीक है, रूजवेल्ट थे, और उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और स्टालिन कौन थे? रशिया या फिर हम बोल सकते हैं कि उस टाइम के जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और लीग ऑफ नेशंस में सुधार चाहा किसने? रूजवेल्ट ने। तो इन्होंने 1945 में एक सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन बुलाया, जो कि अप्रैल से लेके 26 जून 1945 तक चला। ये डेट थोड़ी याद रख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन का जो चार्टर है या फिर संविधान का निर्माण किया गया इसके अंदर, और इसके ऊपर सबसे पहले 50 देशों ने साइन किया, उनमें से एक भारत भी था। फिर थोड़े दिन बाद पोलैंड ने भी इस पे साइन कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यूएनओ के संस्थापक सदस्य कितने थे? 50 + 1 यानी 51 थे। ठीक है, हम नेक्स्ट अगर बात करें अब हम इसके बेसिक इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो हम इसकी स्थापना हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 से मानी जाती है। और भारत की तरफ से जो यूएनओ के चार्टर के ऊपर साइन किए थे जिन्होंने, उनका नाम था कौन? रामास्वामी मुदालियर। ठीक है, भारत ऑफिशियल इसका मेंबर बना था 30 अक्टूबर
1945 को, ठीक है। कब, ये डेट याद रख लेना, 30 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसके संस्थापक सदस्य हमें पता है कि इसके संस्थापक सदस्य थे 51, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में, जो कि 1952 में बना। आप सोचोगे कि ये तो यूएनओ तो 1945 में बन गया और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1952 में बना। उससे पहले कहाँ संचालित होता था? उससे पहले ये संचालित होता था लंदन से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें, यूएनओ का आदर्श वाक्य क्या है? इट्स योर वर्ड। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, आजकल थोड़े फैक्ट्स पूछते हैं तो उस आधार पे ये पूछा जा सकता है कि यूएनओ का आदर्श वाक्य कौन सा है। और 3 आदर्श माना है यूएन ने अपने: अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, देशों की गरिमाई बनाए रखना और समानता स्थापित करना। समाज में समानता स्थापित करना और कंट्रीज के मध्य भी समानता स्थापित करना। कौन कौन से आदर्श हो गए? शांति, गरिमा और समानता, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यूएनओ की सदस्यता या फिर वर्तमान में इसके सदस्य कितने? 193 सदस्य हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, संस्थापक सदस्य उन देशों को माना जाता है जिन्होंने यूएन के चार्टर के ऊपर साइन किए थे। कब? 26 जून 1945 को, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान, ठीक है। हम बात करें अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कंडीशन क्या है मेंबरशिप की, यूएन का सदस्य किस प्रकार बनता है कोई भी देश। तो उसके लिए सबसे पहले सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्य रिकमेंडेशन देते हैं, यानी सिफारिश करते हैं। और साथ में महासभा का 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है कि हाँ इस देश को यूएनओ का सदस्य बनाना है, तो उस देश को यूएन का सदस्य मान लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें निलंबन की, किसी भी देश की मेंबरशिप से, किसी भी देश को उसकी मेंबरशिप से निलंबित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी, उसके पश्चात महासभा उसको उस देश को निलंबित कर देगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, अब तक 2 ऐसे देश हैं जिनको निलंबित किया गया है। पहला है यूगोस्लाविया और दूसरा है कंबोडिया। यूगोस्लाविया को कब किया गया था? 1992 में, और कंबोडिया को 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो तो निलंबन की बात हो गई जिसमें यूएनओ खुद निलंबित करता है। अब है कि कोई देश यूएनओ की सदस्यता से खुद भी हट सकता है क्या? बिल्कुल हट सकता है, वो उस देश के स्वविवेक पे डिपेंड करता है। यूएन के चार्टर के अंदर ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें कोई भी देश हट सकता है। तो हम देखते हैं, यूएनओ की सदस्यता का त्याग केवल एक बार किसने किया है? इंडोनेशिया ने किया है 1965 के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये वाला फैक्ट। अब हम नेक्स्ट बात करें इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसमें यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। ये कई बार काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं वर्तमान समय में यूएनओ के, जो वर्किंग के लिए, और आधिकारिक भाषाएं 2। तो हम बात करें 6 कौन कौन सी है। पहली है इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, चाइनीज, रशियन, और अभी 1973 में कौन सी? अरबी भाषा को भी इसकी आधिकारिक भाषा के रूप में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब हम देखें कि शुरुआत में इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी थी? इंग्लिश और फ्रेंच थी। हालांकि आधिकारिक भाषाएं शुरुआत में कितनी थी? 5 थी। ये शुरुआत में थी आधिकारिक भाषाएं, और कार्यकारी भाषाओं की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच थी। और अब कुल आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, उसके अलावा अभी जो 1973 में अरेबियन हो गई, चाइनीज हो गई, चाइनीज को मंदारिन भी बोलते हैं, ठीक है, और रशियन लैंग्वेज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक है कि यूएन के चार्टर में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, यानी यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल किया जा सकता है, उसके लिए प्रोविजंस हैं यूएन के चार्टर में। तो 2/3 बहुमत तो होना चाहिए किसका? महासभा के सदस्य। महासभा में वे सभी सदस्य आते हैं जो यूएन के सदस्य होते हैं, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 193।
अब उसके साथ साथ महासभा के 2/3 बहुमत के अलावा सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। किसके लिए? यूएन के चार्टर में संशोधन के लिए। हाँ, इसमें एक चीज आप ध्यान रख लेना कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर भी है, उन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति मैंडेटरी है। यही कारण है कि अभी तक यूएन के चार्टर में संशोधन करके भारत, ब्राजील, जापान जैसे देशों को अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि 5 स्थायी सदस्यों में से एक चाइना ऐसा है, वो भारत को स्थायी सदस्यता देने के प्रति सहमति प्रकट नहीं करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें। अब देखते हैं यूएनओ को बजट। हालांकि इसमें से क्वेश्चंस आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन के रूप में हम देख लेते हैं। यूएनओ को बजट है जो इसके सभी देश है उनके द्वारा वहन किया जाता है, एक फिक्स अमाउंट होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद यूएनओ को बजट कौन पेश करता है? महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, जो कि महासभा में पारित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो एक यूएनओ के चार्टर में एक प्रोविजन है कि कोई भी देश 25% से अधिक यूएनओ के बजट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और मिनिमम 0.01% तो देना ही पड़ेगा। कोई भी देश हो, उसका सदस्य राष्ट्र हो, उसको देना ही पड़ेगा। तो अभी वर्तमान समय की अगर हम स्थिति की बात करें तो यूएसए है वो 22% बजट दे रहा है, चाइना है वो 15% दे रही है, और भारत मात्र 1.044% यूएनओ को बजट में भागीदारी निभा रहा है। ये एक भारत के लिए नकारात्मक कारण भी है भारत की बात मांग ना उठने का, क्योंकि आर्थिक सहयोग जो कंट्री करता है उसकी पहले सुनी जाती है, ये हमें भी पता है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें। अब नेक्स्ट बात करें हम यूएनओ के अंग व उनकी भूमिका। हमें पता है कि यूएनओ के 6 अंग है। ठीक है, 6 अंग है। ठीक है, पहला इनमें आता है महासभा, दूसरा है न्यास परिषद, इस चीज को ट्रस्ट काउंसिल बोलते हैं। अब है इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, सामाजिक व आर्थिक परिषद हो गया, और सुरक्षा परिषद हो गई। हम इन 6 अंग के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे और बाकी को ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महासभा की, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में भी ठीक देखेंगे, सेक्रेटरीट के बारे में भी ठीक अच्छे से देखेंगे, और मेन जो अपना फोकस रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें। सबसे पहले हम बात करें अभी महासभा की। महासभा में महासभा के वे सभी सदस्य होते हैं जो यूएन के सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में कितने? 193। और महासभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मैनहट्टन यूएसए या फिर न्यूयॉर्क में ही है, जहां पे यूएन के मुख्य हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे कई बार क्या है, मैनहट्टन भी दे देता है, तो ये ध्यान रखना। और 193 मेंबर तो वर्तमान में है। उनमें जो सबसे लेटेस्ट जो जुड़ा है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में जुड़ा था। उसके बाद में अभी महासभा का कोई भी मेंबर नहीं बना है। ठीक है, और अगर हम बैठक की बात करें महासभा की, तो ये प्रत्येक सितंबर में होती है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। एक तो होता है शासनाध्यक्ष, एक होता है राष्ट्राध्यक्ष। इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है अपने। और शासनाध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो उसी प्रकार से कौन शामिल होता है इसमें? शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं, यानी अपने कौन? प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं। ठीक है, अब एक चीज है कि महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। अब बोलेंगे कि लघु संसद क्यों कहा जाता है? लघु संसद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी इंटरनेशनल रूल्स, रेगुलेशंस, कानूनों को जो भी निर्माण करती है वो कौन करती है? महासभा करती है। ठीक है, अब हम बात करें कि भारत से रिलेटेड एक फैक्ट है, वो यह है कि महासभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो भारत की थी।
कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कब बनी थी? 1953 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन बनी थी? भारत की ही थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। अभी एक वर्तमान समय की अगर हम बात करें, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिलिमोन यंग है। फिलिमोन यंग है। ये कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। ठीक है, कैमरून देश है उसके हैं ये। अभी हमने किसकी बात की है? महासभा की बात की है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें न्यास परिषद या ट्रस्ट की बात करें। देखो 6 अंग है यूएनओ के, उनमें से अभी वर्तमान समय में जो सबसे कम महत्वपूर्ण हम अगर हम बात करें तो वो न्यास परिषद हम कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जब यूएनओ बना था तो उस शुरुआत में ये आदिवासी क्षेत्रों या फिर आदिवासी जो देश थे और पिछड़े हुए जो देश थे उनको अलग से फाइनेंशियल हेल्प के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राष्ट्र विकास करते गए इसकी महत्वता कम होती गई। तो इसकी लास्ट जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? 1994 में अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। और जब यूएनओ बना था उससे पहले भी न्यास परिषद किसके रूप में कार्य करती थी? मैंडेड व्यवस्था के रूप में। किसके रूप में? मैंडेड व्यवस्था के रूप में। ये वर्ड आप ध्यान रखना थोड़ा। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें, तीसरा है अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका सबसे मेन अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें कितने? 15 जज हैं। 15 जज होते हैं और इन जजों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर इन जजों की नियुक्ति करती है। और कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इसके प्रत्येक जज का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। ठीक है। और प्रति 3 वर्ष पर 1/3 इसके जो जज हैं वो रिटायर्ड होते जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया? प्रत्येक जज की ड्यूरेशन तो कितनी हो गई? 9 वर्ष हो गई। और प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 जजों की सीटें क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। और उनकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें कि वर्तमान समय में भारत की तरफ से कौन है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? जज कौन है? दलवीर भंडारी। ये 2012 में बने थे। ये आप ध्यान रखना थोड़ा, ये आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट अगर बात करें यूएन के सेक्रेटरीट की या फिर सचिवालय की, हमें पता है कि जैसे कोई भी देश होता है, जैसे अपना इंडिया ही देख लो। इंडिया में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसका एक सेक्रेटरीट होता है, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट हुई उसके लिए भी एक सेक्रेटरीट होता है। उसमें अलग अलग प्रकार के सचिव होते हैं। ठीक है। और एक मुख्य सचिव होता है। उसी प्रकार से यूएनओ का भी क्या है? एक सेक्रेटरीट है। तो ये क्या करता है? देख रेख करता है संपूर्ण। जिस प्रकार से अपने प्रशासनिक कार्य किसी भी गवर्नमेंट के कौन देखता है? सचिव देखते हैं। उसी प्रकार से यूएनओ के जो भी जितने भी प्रशासनिक कार्य है वो कौन देखता है? सचिवालय में स्थित सचिव देखते हैं। ठीक है। और इसका एक होता है महासचिव। ये ध्यान रखना आप थोड़ा। जितने भी यूएन जितने भी समझौते करता है कहीं भी, या कोई संधि करता है या फिर दोनों देशों के बीच में अगर शांति समझौता करता है तो उसमें साइन किसके होंगे? यूएन के महासचिव के। ठीक है। यूएनओ के महासचिव के हस्ताक्षर होंगे उन समझौतों के ऊपर। ये ध्यान रखना। वर्तमान समय में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस कौन है? महासचिव है यूएन के सचिवालय के। ठीक है। और अभी तक इंडिया से अभी तक कोई भी यूएन में महासचिव नहीं बना है। अब नेक्स्ट बात करें, ये थोड़ा एक फैक्ट ये और ध्यान रख लेना आप। क्षेत्रीय कार्यालयों की अगर हम बात करें यूएन के सेक्रेटरीट की तो 3 जगह है। जेनेवा में है, वियना में है और नैरोबी में है। ठीक है। जेनेवा, वियना और नैरोबी में। अब हम नेक्स्ट बात करें कि सामाजिक व आर्थिक परिषद, जो कि इसका 5वां अंग है, सामाजिक व आर्थिक परिषद की, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। 54 सदस्य होते हैं। इनकी संख्या पहले 18 थी, फिर इनको बढ़ा के 54 कर दिया गया। अगर हम बात करें और इसके सदस्यों का निर्वाचन की अगर हम बात करें तो वही सेम रिपीट होगा कि महासभा इसके सदस्यों का निर्वाचन करती है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष के लिए इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब हम बात करें इसके कार्य क्या है।
इस जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि सामाजिक व आर्थिक परिषद है, तो सामाजिक व आर्थिक भेदभाव को कम करना, देशों के मध्य हो गया या फिर किसी एक ही देश में अलग अलग समाज होते हैं उनमें भेदभाव को कम करना, इसके विभिन्न संगठन होते हैं उनके माध्यम से, या खुद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट न करके अपने संगठनों के माध्यम से कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम बात करें सामाजिक अगर भेदभाव को कम करने के बारे में बात करें तो हम पहला बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व में जितनी भी लेबर है उसकी स्थिति का ध्यान रखता है कि उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, बाकी और उनसे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस संबंध में कौन सा है ILO, जो कि किसके अंडर में कार्य करता है, सामाजिक व आर्थिक परिषद के अंडर में कार्य करता है। अब नेक्स्ट हम बात करें FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता है कि सीधा पता लग रहा है कि भोजन की उपलब्धता का ध्यान रखता है। ये किसी देश में भूखमरी फैली हुई है तो ये उसको सहायता प्रदान करता है स्वयं भी, और अन्य राष्ट्रों से भी इसकी सिफारिश करता है कि उस राष्ट्र की सहायता की जाए। हम नेक्स्ट बात करें, इसके अंडर में ही एक संगठन है यूनेस्को, और ये मेनली फोकस करता है दुनिया में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और भी हमने यूनेस्को के बारे में, ये एक अच्छा बड़ा टॉपिक यानी अलग से क्लास ली जा सकती है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी। उसके अलावा एक संगठन है यूनिसेफ, जो कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। ठीक है, अब लास्ट जो अंग है और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूएनओ का अंग है वो है सुरक्षा परिषद। इसके बारे में हम बात करते हैं। सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसको डेविड कुशमैन ने क्या कहा है, डेविड कुशमैन ने इसको कहा है पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अब इस नाम से ही पता लग रहा हो कि सुरक्षा परिषद कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए पुलिस जिस प्रकार कार्य करती है, उसका ध्यान रखती है, शांति व्यवस्था स्थापित करती है, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, और मतलब एक मैनेजमेंट करके रखती है पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, वैसे ही यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी सेम शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद में 10+5 कि ऐसे 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, जो यहाँ लिखा हुआ है। स्थायी सदस्यों की अगर हम बात करें तो 5 हैं इस समय, वर्तमान समय में USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। ठीक है, और स्थायी सदस्य इनको एक वीटो पावर की शक्ति होती है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से एक भी सदस्य असहमत है किसी भी रिजोल्यूशन के लिए, या फिर किसी भी कोई भी मतलब समझौता करना हो या फिर कोई भी बात हो, तो उसमें अगर एक भी सदस्य असहमत है तो वो अपने वीटो का इस्तेमाल कर लेगा। मतलब वीटो का मतलब वो उसको रोक लगा देगा, वो रेजोल्यूशन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यानी 5 सदस्यों की सहमति बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अस्थायी सदस्यों की, अगर हम बात करें तो उनको वीटो का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। अभी 10 है इनकी संख्या, लेकिन 1965 से पूर्व इनकी कितनी थी, 6 सदस्य संख्या थी अस्थायी सदस्यों की। किसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर हम इनके इलेक्शन की बात करें तो सुरक्षा परिषद अनुमोदित करती है, और महासभा में ये पारित होने के बाद कोई भी देश इसका सदस्य बनता है, यानी अस्थायी सदस्य बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अस्थायी सदस्यों के पास क्या नहीं होते, वीटो पावर नहीं होते, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और इलेक्शन कौन करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य इसको अनुमोदित करते हैं, और फिर महासभा इसको पारित करती है, उसके पश्चात इसमें सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य। अगर भारत की बात करें तो भारत को क्या है कि इस स्थायी सदस्यता चाहिए, क्योंकि भारत अपने जो भी कोई भी रेजोल्यूशन है उसको पास करवाने के लिए हो, या फिर एशिया में एक लीडर के रूप में उभरने के लिए चाइना और उसके साथ में भारत का भी स्थायी सदस्य होना बहुत जरूरी है। क्यों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना इसको डोमिनेट करता है, और चाइना अपने अनुसार पॉलिसीज को या फिर रेजोल्यूशंस को पास करवाने की कोशिश करता है।
जैसे कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसमें चाइना वीटो पावर का यूज कर देता है उस आतंकवादी को बचाने के लिए, आदि कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें चाइना ने इसमें भारत के लिए नेगेटिव रोल निभाया है। अगर हम बात करें तो G4 संगठन है एक, G4 यानी ये उन देशों का संगठन है जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्थायी सदस्यता दी जाए। बिल्कुल इनकी मांग भी जायज है क्योंकि ये बड़ी पॉपुलेशन का मतलब बड़ी पॉपुलेशन को अपने अंडर में रखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको स्थायी सदस्यता दी जाए। सबसे पहले हम G4 संगठन की अगर बात करें तो इसका इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और जापान है। ये 4 देश किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की डिमांड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें कि सुरक्षा परिषद में निर्णय किस प्रकार लिया जाता है, निर्णय के बारे में समझने से पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि मामले किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखो 2 प्रकार के मामले होते हैं, साधारण मामले और महत्वपूर्ण मामले। साधारण मामलों में हम उन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं जो कि प्रक्रिया संबंधी होते हैं। कैसे? जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल की कोई बैठक होनी है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसमें कौन कौन शामिल होगा, और उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी कार्यवाही, कौन सा विषय होगा इसका, और इसके समय का निर्धारण आदि। ये कौन से एक सिंपल मामले हो गए, ठीक है। एक दूसरे प्रकार के होते हैं महत्वपूर्ण मामले, जो कि एक इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे किसी 2 देशों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी हुई है आदि, जो मामले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण मामलों के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं कि निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे साधारण मामले हैं उनके अंदर निर्णय लिया जाता है कि सिंपल मेजोरिटी से इसके अंदर निर्णय ले लिया जाता है साधारण मामलों में। और महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय किस प्रकार लिया जाता है? 15 में से जितने UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 सदस्य हैं उनमें से 9 सदस्य इसके पक्ष में होना आवश्यक है, और 9 सदस्यों के अलावा, यानी अलावा का मतलब जैसे 5 तो हो गए स्थायी सदस्य, ये तो मैंडेटरी हो गए, उसके अलावा 4 अन्य अगर अस्थायी सदस्य भी किसी भी मामले में अगर सहयोग या फिर किसी भी मामले में अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये एक महत्वपूर्ण मामला है, ठीक है। अब अगर 5 स्थायी सदस्यों की अगर हम बात करें तो वीटो का यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि वीटो का यूज किस प्रकार किया जाता है। कोई भी स्थायी सदस्य डबल वीटो का यूज करता है। आप बोलोगे कि डबल वीटो कैसे? डबल वीटो इस प्रकार से कि जो स्थायी सदस्य होते हैं वो साधारण कोई भी मामले होते हैं उसको भी महत्वपूर्ण मामले में इंक्लूड कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। इसलिए उनके पास क्या हो गया? एक तरह से वीटो हो गया कि साधारण मामला भी वो अपने अनुसार टर्न कर सकते हैं कि हाँ यह बैठक अब नहीं या बाद में होनी चाहिए या फिर इस विषय पर होनी चाहिए, तो उस समय भी वो वीटो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक वीटो तो यहाँ हो गया कि भाई साधारण मामलों में भी वो वीटो का यूज कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनमें भी वो अपना वीटो का यूज कर सकते हैं। और हम एक फैक्ट की बात करें कि सबसे ज्यादा बार वीटो कौन से देश ने यूज किया है, तो वो है रशिया ने यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रशिया ने 121 बार यूज किया है वीटो का अभी तक। अब देखते हैं कि सुरक्षा परिषद की बैठक कब होती है। महासभा की बैठक कब होती थी? प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कब हो रही है? एवरी 14 डे, यानी हर 14 दिन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक होती है, ठीक है। हाँ, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर 24 घंटे के अंदर भीतर नोटिस देके बैठक बुलाई जा सकती है। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता की, अगर हम बात करें कि हाँ इसकी बैठकों की अध्यक्षता कैसे करेगा, कौन सा देश करेगा, इसके बैठकों की अध्यक्षता की जाती है किसके आधार पर? वर्णानुक्रम के आधार पर या फिर अल्फाबेट के आधार पर। जैसे कोई भी देश है, जैसे 10-15 देश है, तो उसमें अल्फाबेट के अनुसार चलता रहता है कि हाँ प्रत्येक मंथ में, और ये चेंज होता रहता है। तो एक मंथ में ये ए अल्फाबेट वाला करेगा, सेकंड मंथ में बी वाला करेगा, ऐसे अल्फाबेट के अनुसार मंथली इनकी अध्यक्षता परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, लास्ट में अगर हम बात करें तो इसके कार्य क्या क्या है। देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के
मुख्य कार्य क्या क्या है, जैसे किसी देश ने हमला किया किसी दूसरे देश के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम देख लिया कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है, उस देश को आक्रामक देश घोषित कर सकती है। आक्रामक देश घोषित करने से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। यूएन अपनी खुद की सेना से क्या कर सकता है, सैन्य कार्यवाही भी करवा सकता है, और इसी के साथ साथ बातचीत से समाधान भी कर सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व मध्यस्थों द्वारा समाधान भी करवा सकता है, मतलब मीडिएटर वगैरह लाके वो समाधान करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमें पता है कि यूएन का मुख्य मोटिव क्या है, शांति व्यवस्था स्थापित करना। तो उसमें मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, सुरक्षा परिषद। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें, लास्ट देखें हम यूएनओ के बारे में, तो वैसे ये टॉपिक लगभग कंप्लीट है, लेकिन कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम कि यूएनओ की महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी है। पहली अगर हम बात करें तो मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो बना था वो 1946 में यूएन के अंडर में बना था। 1946 में बना, लेकिन ये 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट याद रख लेना आप। सेकंड अगर बात करें तो मानवाधिकार आयोग की जगह क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की कर दी गई इसके बाद में। कब, 2006 में। इसके कितने सदस्य हैं वर्तमान में, 47 सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, महासभा इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। किसके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है, महासभा। कितने वर्ष पर, एवरी 3 ईयर्स, यानी प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात। अब हम बात करें लास्ट, अगर बात करें शरणार्थियों के लिए यूएनओ उच्चायुक्त, ये भी एक संस्था है शरणार्थियों के लिए। आपको पता है कि जैसे म्यांमार में अगर प्रॉब्लम आई या इमरजेंसी की स्थिति हुई तो वहाँ के लोग शरणार्थी के रूप में अन्य देशों में गए, जैसे भारत हो गया और भी निकटवर्ती देश हो गए, उनमें गए, तो वो एक तरह से क्या कहलाए, शरणार्थी। वैसे ही बांग्लादेश वाले, अगर कोई बांग्लादेश में अगर अनस्टेबिलिटी आई अभी थोड़े दिन पहले ही, तब वो शरणार्थी के रूप में कहाँ है, भारत में भी आ गए। जैसे रोहिंग्या मुसलमानों वाला जो म्यांमार वाला मामला है वो अभी काफ़ी चर्चा में है। उसके अलावा बांग्लादेश का भी अभी काफ़ी रिसेंटली चर्चा में है। तो उनके लिए क्या बनाई गई, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक तरह से शरणार्थियों के लिए यूएनओ उच्चायुक्त परिषद की स्थापना की गई थी। कब, 3 दिसंबर 1949। ये इसलिए इस समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी एक ज्वलंत मुद्दा है। बांग्लादेश से अभी जो शरणार्थी आ रहे हैं भारत में, वहाँ के अनस्टेबिलिटी के चक्कर में, तो ये पूछा जा सकता है कि शरणार्थियों के लिए यूएनओ उच्चायुक्त परिषद की स्थापना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1949 में। ठीक है, यूएनओ का चैप्टर या फिर यूएनओ का जो टॉपिक है उसके ऊपर हमने देख लिया, काफ़ी चीज़ें ब्रीफ में देखी, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल और महासभा हमने थोड़ा अच्छे से देखा, उसके अलावा सचिवालय भी अच्छे से देखा। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आपको अच्छे से बताया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।